हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, यूपी पुलिस का स्पेशल बैच प्रारंभ किया गया है। ये प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें 30 प्रश्नों की डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी जब इसमें 6-7 प्रश्न और ऐड होंगे तो वो 36-37 हो जाए 38 हो जाएंगे। तो अभी तो हम लोग करीब 15 जनवरी तक ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। टारगेट हमारा 18 फरवरी तक का है। उसके बाद हम 38-37 करके हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ये समझिए 20-25 दिन हम लोग अभी 30 करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो प्रैक्टिस सेशन 1 है। आज पहला दिन है वर्ष का। ऐसे समझ लीजिए, आप अगर आज देख रहे हैं, कल दूसरे दिन देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए बेहतर होने वाला है। प्रश्न जैसे मिलेगा आपको तो आपको खुद लगेगा। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न है सर? पहला प्रश्न इन्होंने दे रखा है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2017, ऑप्शन डी है 2018। बताएं सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए थोड़ा सा कहानी हम आपको बताते हैं। जैसे एक शब्द आया बजट, आपको क्या लगता है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख किया गया है क्या? हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इस बजट के स्थान पर कौन शब्द लाया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये प्रश्न यूपी पुलिस में जो जेल वार्डर है उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, बजट शब्द का संविधान में कहाँ उल्लेख है? ऐसे प्रश्न आए हैं। तो बजट का कोई उल्लेख नहीं। बजट के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होता है मेरे दोस्त? वार्षिक वित्तीय विवरण। थोड़ी सी राइटिंग हमारी गड़बड़ है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब आप कहेंगे सर अब वार्षिक वित्तीय विवरण अगर संविधान में लिखा है तो ये कहाँ लिखा है? तो हम कहेंगे कि ये लिखा है अनुच्छेद 112 में। बात क्लियर दोस्त? इससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 112 में लिखे गए। बजट आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री लोकसभा में बजट को पेश करती है। बात क्लियर है? वो जो भी वार्षिक वित्तीय विवरण होगा वो पेश होगा। 2017 से पहले फरवरी के आखिरी दिन ये पेश होता था। वर्तमान की बात कर लेते हैं कि भाई ये कब पेश होता है, तो ये होता है 1 फरवरी को। मतलब जो बहुत सारे अंग्रेजी नियम चेंज हुए हैं, है ना, करंट अफेयर में आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस बदला है उसी प्रकार से बहुत सारे नियम चेंज हुए हैं। तो इसमें भी ये भी चेंजेस आए थे कि 2017 से पहले, कब? 2017 से पहले फरवरी के लास्ट में ये पेश होता था, है ना, लेकिन वर्तमान में 1 फरवरी को पेश होता है। अब कहानी हमको रेलवे बजट और केंद्रीय बजट पर है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि रेल बजट और आम बजट के विलय की बात हो रही है। तो मेरे दोस्त आपको ये जानना पड़ेगा भाई रेल बजट आम बजट पहले कैसे थे? तो मेरे दोस्त मेरे भाई 1924 से पहले 1924, क्या 1924 से पहले रेलवे के लिए अलग से बजट की शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन 1924 में किस समिति की सिफारिश पर? एक वर्ष कमेटी। कौन सी? एक वर्ष समिति। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 में जो है रेलवे के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया। मतलब रेल बजट और केंद्रीय बजट, ये कह सकते हैं कि रेल बजट और आम बजट जो है ये अलग अलग पेश होते थे। लेकिन अगर हम देखें तो भारत सरकार ने 21 सितंबर, कब? 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय की मंजूरी दे दी। और जैसे ये तो यहां से प्रश्न पूछा गया कि अलग अलग कब प्रस्तुत किया गया था, ये प्रश्न आया है सर। ठीक है, तो मंजूरी तो 2016 में मिल गई थी इनको, लेकिन यहां मंजूरी की बात नहीं कर रहा है। यहां क्या पूछ रहा भैया कि ये कब पेश हुआ था? तो ये पेश हुआ था, जाहिर सी बात है सितंबर में मंजूरी मिली है, तो वो अगली बार जब आएगी क्या? 1 फरवरी 2017 को क्या हुआ? 2017 को वो पहली दफा पेश हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साहब कब जो है प्रस्तुत किया गया था, तो वो प्रस्तुत किया ऑप्शन नंबर सी, इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप बेसिकली कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको समुचित प्रत्युत्तर प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है जॉर्ज वाटसन, ऑप्शन डी है विलियम जॉर्ज वाकर। तो
तो आपको पता है कि जॉर्ज वाटसन का कहीं जिक्र नहीं है, और ऑप्शन डी विलियम जॉर्ज वॉकर का भी कहीं जिक्र नहीं, तो दोनों गलत हो गए। आपको पता है मार्ले मिंटो कब आया था? लॉर्ड मिंटो और मार्ले मिंटो, ऐसे समझिए आप। तो मार्ले मिंटो एक्ट तो 1909 में आया था दोस्त, हाँ, तो ये उसके आसपास के हैं, तो हमको इनसे तो कोई मतलब रहा नहीं। हमारा जो सही जवाब होगा कौन होगा? वारेन हेस्टिंग होगा। आपको पता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत आपको पता है कोर्ट की स्थापना हुई थी। पूछा जाता है किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली दफा हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत स्थापना की गई थी। इसने जो है बंगाल में एक जो पहले गवर्नर होता था, अब बदल करके कह दिया गया कि जो गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा, वो वारेन हेस्टिंग होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा, विदेशी जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये पूछा गया सर। आपका ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है चेन्नई। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जवाब दें आप। देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं सर कि भाई ये जो है इसका सही जवाब क्या होगा, तो ICRA इंटरनेशनल, जो आप ये कह सकते हैं कि निवेश, माफ करिएगा यहाँ पे विदेश लिखा हुआ है, वही चीज थोड़ी सी डिस्प्यूटेड थी। क्या था? निवेश था। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय जो है ये गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन बी है VK कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी है बलदेव सिंह, ऑप्शन डी है यशवंत चहवाड़। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ये प्रश्न यूपी पुलिस में भी आया है, यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया हुआ है, और एक एग्जाम होता है जेल वार्डर का, उसमें भी आया हुआ है। स्पेशल प्रश्न था ये, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन सी, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो बलदेव सिंह थे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है माही। इसका जवाब दें सर, इसका सही जवाब क्या होगा? बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी की, ठीक है दोस्त। करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की दोस्त, है ना। देखिए सरदार पटेल की जो प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है, इसका उद्घाटन गुजरात के नर्मदा नदी, कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर किया गया है, ठीक है दोस्त। तो इसमें ये तो बिल्कुल सही बात है। यह स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध चीन की ऊंचाई को पार करते हुए, लगभग ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो करीब 182 मीटर, या अगर आप फिट में लिखें, आपसे एग्जाम में फिट में पूछा गया है, तो 597 फिट। आपके यहाँ एक एग्जाम होता है TET का, है ना, TET के एग्जाम, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। फिट में ऊंचाई दे रखी थी उसने, 597 उसमें राइट आंसर था, ठीक है। तो ये इसके साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस पर कांस्य से चढ़ाया गया, और प्रतिमा का फूल सीमेंट, कंक्रीट, प्रबलित स्टील व संरचनात्मक स्टील से बना है। यह भारतीय मूर्तिकार राम सुतार, क्या नाम था इनका? राम सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया। थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिवस है हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं। पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, ठीक है। 15 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि,
भारत की एकजुटता और अखंडता के प्रतीक और ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन के चैंपियन भारत के एक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाई और बाद में एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में इसके एकीकरण का मार्गदर्शन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ये पूछा जाता है कि लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बारदोली किसानों के आंदोलन की शानदार जीत के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, 1928 में जो ये आंदोलन हुआ था बारदोली का सत्याग्रह, इसमें सरदार की उपाधि जो है इनको मिली थी। वल्लभ भाई पटेल के ने बाद में ब्रिटिश राज द्वारा लगाए गए दमनकारी नीतियों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन में गुजरात में खेड़ा, बोरसाद, बारदोली किसानों को संगठित किया। भारत की आज़ादी के बाद ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो पंजाब और दिल्ली में शरणार्थियों के लिए राहत का आयोजन भी इन्होंने किया था और देश में शांति बहाली का प्रयास भी इनके द्वारा किया गया था। जब ये गृह मंत्री थे तो इनके गृह मंत्री काल में लगभग 562 अर्ध स्वायत्त रियासतें, कितनी? 562 अर्ध स्वायत्त रियासतें ब्रिटिश काल की औपनिवेशिक प्रांतों से एक अखंड भारत बनाने के लिए कार्यभार संभाला था, जिसको इन्होंने बखूबी पूरा किया था। तो ये कहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। और अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी के किनारे बनी है मूर्ति, तो ये बनी है नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ये विज्ञान का प्रश्न है और विज्ञान आपको पता है कि आपसे 3 से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आपका ऑप्शन है अंडाशय, ऑप्शन बी है बीजांड, ऑप्शन सी है परागकोश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बात कर लेते हैं पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो पराग का उत्पादन मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी परागकोश में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, कम समय में आपको ज्यादा बताने का प्रयास। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऑप्शन ए एसिडिकिया कोलाई, ऑप्शन बी कॉकस, ऑप्शन सी बैसिलस, ऑप्शन डी वाइब्रियो। बताइए इसका राइट आंसर क्या? देखिए जीवाणु अंडाकार या गोलाकार, ये यूपीपी में 2 बार पूछा गया दोस्त। तो इसलिए जब आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक लूसेंट ले लीजिए सामान्य विज्ञान के लिए, या ये कह सकते हैं कि लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बाकायदा उसमें दे रखा है। एक लूसेंट आप लीजिए और उसको पढ़ डालिए, जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा। आपका लगभग जीएस जहाँ तक मुझे लगता है कि आप 38 प्रश्न में आप लगभग 28 to 32 तक कर ले जाएंगे बड़े आराम से। मेरा पढ़ाया हुआ करंट, की गई प्रैक्टिस और आपका लूसेंट के ऊपर जो भी मेहनत हुई उसके बाद आप इतना परिणाम कर सकते हैं, इतना परिणाम आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपका ऑप्शन इसमें क्या बिल्कुल सही है, एस्केरिकिया कोलाई जो है ये अंडाकार और गोलाकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होता है, कितनी होती है सर? 10 से 11 पीएम, 1 से 10 पीएम, 455 से 390 एनएम, ऑप्शन डी है 230 से 310 एमएन। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्त बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है ये लगभग 455 से 390 एनएम होती है। बात क्लियर है सर? तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपसे हो सकता है पूछा जाए। आपसे एग्जाम में फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी तो आप ज्यादा ध्यान उस पर दें। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, मक्खन का उदाहरण, किसका उदाहरण सर? निलंबन का, कोलाइडी घोल का, पायस का या मिश्रण का? बताओ इसका सही जवाब क्या होगा सर? देखिए बात करें तो कोलाइडी विलियन का, तो कोलाइडी विलियन तो मक्खन होने से रहा है ना। मक्खन क्या है? मक्खन एक पायस है। क्या दोस्त? मक्खन एक पायस है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 10वां नंबर प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं पाए जाते हैं? सोचिए ऐसे प्रश्न आए हैं, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ऐसे प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड बना रखा है। ठीक है, तो बताइए सर। आपका ऑप्शन है ग्लेवियर साल्ट, ऑप्शन बी है वाशिंग सोडा, ऑप्शन सी है बोरेक्स, ऑप्शन डी है एप्सम साल्ट। जब आप इसको पढ़ेंगे लूसेंट में, जब आप पढ़ेंगे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एप्सम साल्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर है।
ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन सी सर विलियम मुइर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसमें देखिए अगर बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो सर विलियम मुइर ने जो है इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, बात कर लेते हैं, जैसे आपसे पिछली बार पूछा गया था कि भाई जो है सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो वो आप बताए थे VHU। अगर आपसे पूछे कि भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में कब से अस्तित्व में आया है, तो ये है 2005 से, 2005 से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की भूमिका में आया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में, अब यहां बात हो रही है पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? बात इसकी कर लेते हैं सर, तो इसमें पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहला नाम तो ये आता है, तो भैया पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये हैं सुचेता कृपलानी। क्या नाम है इनका? सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्त, सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। अगर आपसे पूछ दे कि भाई सुचेता कृपलानी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो वो था कानपुर। कौन सा था? कानपुर। प्रश्न कोई भी पूछा सकता है। ये 1963 से लेकर के 1967 तक ये मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश सरकार में, और ये इनकी भूमिका जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भी रही। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये संविधान सभा में भी, जो संविधान सभा की सदस्य थी, तो ये भी थी। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपसे जिसे कोई पूछ लेता है कि भाई दूसरी महिला मुख्यमंत्री, आपने तो पहली बता दी, अगर आपसे कोई ये पूछे कि दूसरी महिला मुख्यमंत्री, दूसरी महिला मुख्यमंत्री भैया कौन है, तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं सर। तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री जो है ये नंदिनी सतपथी थी। क्या नाम था इनका? नंदिनी सतपथी थी। ठीक है, और ये कब से कब तक थी, तो ये 1972 से लेकर के 1976 तक थी। अब आप पूछेंगे सर ये थी कहाँ की, तो ये थी उड़ीसा की। कहाँ की? उड़ीसा की थी। बात क्लियर है? अगर ये कहते कि भाई सर्वाधिक समय तक 6 बार लगभग किसने सेवा करी दी थी, तो वो थी जयललिता। आपने नाम सुना होगा, तमिलनाडु जयललिता। ठीक है, ये कब से कब तक थी, तो ये 1991 से लेकर के करीब 2016 के बीच में ये लगभग 6 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 6 बार उन्होंने सेवा दिया है। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप जाएंगे तो राज्यपाल के विषय में चर्चा, भाई पहला राज्यपाल कौन था, तो पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल की बातें सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये भी कहाँ की थी, तो ये भी उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि भाई दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी, क्योंकि आजकल दूसरा और तीसरा पूछने का ट्रेंड है ना, तो दूसरा अगर आपसे पूछे तो ये थी आपकी पद्मजा नायडू। ठीक है, क्या नाम था? पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू कहाँ की थी, तो ये थी आपके पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। और इन्हीं के नाम पे जो है, पद्मजा नायडू के नाम पे ही एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो ये अगर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन चुने गए? ये यूपीपी का ही प्रश्न है दोस्त, और यूपीपी में आया था, चूंकि 2019 में एग्जाम हुआ तो ये पूछा गया 2017 में मुख्यमंत्री कौन चुना गया था। ठीक है दोस्त, तो उसी क्रम में हमने ले लिया है कि भाई 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन चुना गया। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी अखिलेश यादव, ऑप्शन डी मायावती। तो देखिए अगर बात कर लेते हैं भाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो मायावती थी। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत सर थे। और अगर बात कर लेते हैं
कौन 2022 में चुने गए, तो ये चुने गए आपके योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। निम्नलिखित में से, यही यूपी पुलिस का ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ठीक है, जैसे अभी आप करंट में पढ़े होंगे सुबह में कि भाई गुजरात ने राज्य मछली घोघा मछली को बनाया है, उसी क्रम में जैसे अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, तो ऑप्शन ए तोता है, ऑप्शन बी गरुड़ है, ऑप्शन सी राम चिरैया है, ऑप्शन डी है सारस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे दोस्त यूपी स्पेशल से आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो यूपी स्पेशल के लिए आपकी स्पेशल क्लास रहेगी 22 जनवरी के बाद। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सारस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो सारस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, वर्ष 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए उत्तरा, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी उत्तर प्रांत, ऑप्शन डी रामकृष्ण प्रदेश। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए 1937 से 1950 तक जो उत्तर प्रदेश है ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, अगर बात कर लें कि उत्तर प्रदेश कब बना, तो ये बना है आपका 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 से जो हमारा वर्तमान का उत्तर प्रदेश है ये अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्त, तो इसीलिए 24 जनवरी को ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पे में कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को एक अन्य दिवस मनाया जाता है बेटी बचाओ दिवस। कौन सा? बेटी, पिछली बार का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये वाला प्रश्न सीधे सीधे दिख जाएगा। बेटी बचाओ दिवस भी जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्त। ठीक है, तो इसका अगर आपसे पूछे भी संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कब किया गया, तो आपको सर 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 16 नंबर क्या है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए शिव सम्मान में जो कैलाश मेला लगता है, अब ऐसे तो आप अगर भावुक होकर के जवाब देंगे तो आप कहेंगे साहब वाराणसी में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सब लोग भोलेनाथ के भक्त हैं, कैलाश मेला वहीं लगता है। बिल्कुल गलत जवाब होगा मेरे दोस्त। जो कैलाश मेला है वो लगता है आपका ऑप्शन नंबर ए आगरा। ठीक है, आपसे पूछा गया प्रश्न है पिछली दफा कि जैनियों का मेला कौन सा है या कौन सा उत्सव है जैनियों का, तो ये है आपका कंपिल महोत्सव। कौन सा? कंपिल उत्सव। बात क्लियर दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए आगरा नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन डी निचली गंगा नहर। इसका जवाब दीजिए सर, क्या जवाब होगा इसका। देखिए अगर हम बात कर लें सबसे लंबी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो वो है आपकी शारदा नहर। ठीक है दोस्त, सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये प्रश्न बार बार आपके बीच में आएगा, हो सकता है इस बार पूछे भी। सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 18 नंबर, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए सन 2000, ऑप्शन बी सन 1991, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी सन 2008। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो अस्तित्व में आया या इसके साथ 2 और आए थे, तो हम यहाँ पे एक ट्रिक बनाए थे, क्या? छ उ झा, मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, 1, 9 और 15, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये ऐसे प्रश्न करके था। और यहाँ पे सन 2000 आप याद कर लीजिएगा, छौझा करके। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए भाई उत्तराखंड का बात है 9। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर सन 2000 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल राइट आंसर दोस्त। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो दोस्त, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या अगला प्रश्न सर? अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर इसकी बात कर लेते हैं कि सीवी रमन
अपने रमन प्रभाव के ऊपर, जो क्या नाम था उसका, रमन प्रभाव, सॉरी, ठीक है, किस क्षेत्र में जीता था? तो जाहिर सी बात है रमन प्रभाव किसमें, अब साहित्य में तो है नहीं, शांति में है नहीं, अर्थशास्त्र में है नहीं, तो ये इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी क्या, भौतिक शास्त्र, बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए एन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन बी विस्ली टेल्स, ऑप्शन सी द रिवर्ड अर्थ, ऑप्शन डी समर रेक्विम। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए विक्रम सेठ की जो एक किताब है 10 नीति कथाओं का संग्रह है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए एन इक्वल म्यूजिक। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा जल्दी इसलिए क्योंकि कम समय में आपको थोड़ा सा बेहतर देने की एक रणनीति के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें जो भी आपको जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो किया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। ये जीएस में प्रश्न है, ये हिंदी का प्रश्न नहीं है। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1984, ऑप्शन बी चल मर्दाने, ऑप्शन सी दो चट्टाने, ऑप्शन डी अग्निपथ। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर बात कर लेते हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई अंतिम कविता का क्या नाम था, तो वो थी आपकी दो चट्टाने। क्या नाम था? ऑप्शन सी दो चट्टाने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, रक्त समूह प्रणाली खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फ्रेडरिक स्ट्रामेयर, ऑप्शन बी कॉल विलियम सील, ऑप्शन सी विलियम मार्डोक, ऑप्शन डी लैंडस्टीनर। जाहिर सी बात है रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है आपके कॉर्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जवाब प्रश्न क्या है, डॉट 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 एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है कॉन्फिगर, ऑप्शन बी है स्टक्सनेट, ऑप्शन सी है यूज, ऑप्शन डी है सेसर। कंप्यूटर का एक प्रश्न यदा कदा कभी कभी मिल जाता है आपके यूपीपी के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसी में से शायद 1 से 2 प्रश्न आपसे मिल जाएंगे अगर आएंगे तो। ठीक है, चलिए इसमें देखिए अगर बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी स्टक्सनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूदा जल संधि को कहा जाता है? कौन सी जल संधि है भैया? मलक्का जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य, या ऑप्शन डी मालिको कुंड। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा। अब जाहिर सी बात है हम लोग जब बात करते हैं कि भाई तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो मन्नार की खाड़ी है उसमें कौन सा जलडमरू मध्य है, ये यहाँ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका पाक जलडमरू मध्य है। कौन सा है? पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अमेरिका के किसी राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है फ्लोरिडा, ऑप्शन बी है अलास्का, ऑप्शन सी है रोड आइलैंड, ऑप्शन डी है मैरीलैंड। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा। 25 नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा अलास्का। क्या हो जाएगा? अलास्का। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है वर्तमान के डाटा के अनुसार भारत जो है जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे आ गया है, जो चीन है ये 2 नंबर पर जा चुका है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यूएसए ये 3रे नंबर पर जा चुका है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अमीरात नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए या कह सकते हैं राज्य नहीं है, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी मनामा, ऑप्शन डी बेरूत। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात होना चाहिए, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्त, ये भी यूपीपी का प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात।
ठीक है, तो भैया इसका जवाब दीजिए आप। इसका जवाब होगा आपका इसमें कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का अमीरात नहीं है? तो इसमें अंकारा, मनामा, दोहा, बेरूत। इसमें बेसिकली जो राइट आंसर है वो है आपका मस्कट। इसमें क्या मस्कट जो है ये अमीरात नहीं, ठीक है, जो प्रश्न के अकॉर्डिंग आया था। इसमें एक गलती यहाँ पे हो गई, यहाँ पे मस्कट होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, कौन थी भैया पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष? तो आपका ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर बात कर लेते हैं कि भाई पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी, अगर बात करें प्रतिभा पाटिल की, तो प्रतिभा पाटिल जो है पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्या थी? राष्ट्रपति थी। ठीक है, सुमित्रा महाजन की बात कर लें तो दूसरी महिला थी ये। और अगर पहली की बात करें तो पहली लोकसभा अध्यक्ष तो ये थी आपकी मीरा कुमार। बात क्लियर दोस्त, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए 29 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मेरठ। आपको पता है मेरे दोस्त, जो घटना घटी थी विद्रोह की, वो अगर लय पकड़ी थी कहीं से तो मेरठ से पकड़ी थी। ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब है। 1857 की जो क्रांति थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, पारंपरिक अल्पाहारी खंडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न के साथ फिर वही पुराना निवेदन, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमने कम समय में आपको बेहतर देने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्त, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, तो आज क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।